किसान भाई नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव और आज हम मौजूद हैं रायसेन में 11, 12, 13 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का किसान मेला, जिसमें कृषि उत्सव मेला को प्रदर्शनी और प्रशिक्षण के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। और इस मेले का आयोजन जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसको लोकार्पण किया गया और इसका अवलोकन भी किया गया और उन्होंने इसका फीता काट के इसका लोकार्पण किया। साथ साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने जो अवलोकन किया, स्टॉल्स पे जाके देखा कि कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे सीधे रूप से किसानों को लाभ होगा, सीधे रूप से किसानों को जो उनकी आय जो है वो बढ़ा सकते हैं, ऐसे स्टॉल्स पे गए। मध्य प्रदेश सरकार हम उनके साथ मिलके हम पूरे मध्य प्रदेश के कृषि का रोड मैप तैयार करेंगे, हर जिले का रोड मैप तैयार करेंगे। और उसको फिर हमको केवल तैयार नहीं करना, जमीन को उतारना है, इंप्लीमेंट करना है। तो सब चीजें बताई आपको अभी ML जाट साहब ने, मैं उनको नहीं दोहरा रहा, लेकिन ये होगा कैसे। तो एक तो आदरणीय कृषि मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी, हमने योजनाएं निकाली है कि कौन सी चीज कौन सी योजना से हो सकती है। भारत सरकार की योजनाओं का ढंग से उपयोग करके मध्य प्रदेश सरकार की योजना उस पर जोड़ के शायद थोड़ा सा एडिशनल कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, इसको धरती पे किसान भाइयों लागू किया जा सकता है। अब जैसे पहली बात आई, आपने फसलें बताई, मैं अब गिना नहीं रहा कि कौन कौन की फसलें, इसमें विस्तार से है किसान भाइयों। इसमें मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी दी है, लेकिन अपनी ये एरिया की दी है, जिले की और ब्लॉक की दी है। अपनी मिट्टी कैसी है, इसके लिए तो हमको अपने खेत का मिट्टी परीक्षण करके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा। और एक कल ऐप लॉन्च हुआ है, बहुत आसान हो गया है। मोबाइल लेके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और खेत में खड़े हो जाइए, तुरंत उसमें आ जाएगा कि फलानी चीज डालो, फलाना खाद इतना डालो, अंधाधुंध खाद मत डालो। मेरे बहनों और भाइयों, हमारा आर्थिक नुकसान होता है, हमारी जेब का पैसा जाता है, धरती को भी फायदा नहीं होता। और इसलिए कितना डालना चाहिए ये इस ऐप में ही आ जाएगा, या मिट्टी का परीक्षण करवा लें। दूसरी प्रमुख बात आई बीज अच्छे चाहिए। फसलों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, चना से लेके अलग अलग फलों से लेके सब्जियों से लेके यहां तक कि ड्रैगन फ्रूट लगाया जा सकता है, एवोकाडो लगाया जा सकता है, ब्लूबेरी लगाई जा सकती है। वो चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि इस रोड मैप में है, वो हम किसानों के बीच भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको खूब प्रचारित करेंगे और किसानों को प्रशिक्षण भी देने का काम करेंगे। बीच में छोड़ेंगे नहीं, जब बेला खत्म तो बाकी काम खत्म, लगातार करेंगे। लेकिन एक काम आसानी से किया जा सकता है आदरणीय प्रहलाद जी और अदल सिंह जी, कि हमको कुछ बीज ग्राम अच्छे बीज के लिए ICAR पूरी मदद करेगा। हम ब्रीडर सीड देंगे, हम हर ब्लॉक में अगर 10 गांव को बीज ग्राम बना के अच्छा बीज पैदा करके और वही अच्छा बीज किसान को दे दे तो 20% उत्पादन तो वही बढ़ जाएगा।
हमारी हमेशा यह सोच रहती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। बीते वर्षों में आप जो भी कृषि क्षेत्र में काम हुआ है उसके पन्नों को पलटकर आप देखिए, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बीते सालों में हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं वह निश्चित रूप से अपने बेमिसाल हैं। उन सब सारे कामों की बहुत विस्तार में जाकर मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं। यहां बहुत सारे मैं देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में किसान साथी मौजूद हैं। आप में से अनेक लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के यहां पर लाभार्थी भी बैठे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना के तहत हर साल हमारे साथियों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपये डाल जाते हैं। पहले यदि 6,000 रुपया किसानों को यदि कोई देने की भी कोशिश करे तो आधा का आधा पैसा तो दूसरे लोगों की जेबों में चला जाता था। बामुश्किल आधे से कम पैसा किसानों को मिला करता था। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमारी सरकार ने विकसित किया, जितना पैसा दिल्ली के बैंक से निकलता है पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि जो यह सहयोग, जो सहायता सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है, यह कोई दान नहीं है। मैं मानता हूं यह आपकी परिश्रम, आपके मेहनत का यह सम्मान है। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप बीज खरीद सकें, आप खाद खरीद सकें, आप अपने खेतों में कोई भी जरूरी काम जो करना आवश्यक हो वह कर सकें। बहनों भाइयों, अब तक इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं, बिना बिचौलियों के, बिना किसी झंझट के। यह आप सभी किसानों के प्रति हमारी सरकार की तरफ से एक कृतज्ञता है। और इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा किसान भाइयों को दिया गया, मैं मानता हूं यह सामान्य उपहार नहीं है, बल्कि यह अनमोल उपहार है। और हम यह समझते हैं खेती का काम जोखिम भरा काम है। कभी बारिश कम हो जाए, कभी बारिश अधिक हो जाए, कभी ओले पड़ जाए, कभी कीड़े लग जाएं। पहले जब ऐसी स्थिति आती थी तो किसानों की कमर टूट जाती थी और कई वर्षों के लिए हताशा और निराशा के दौर से किसान गुजरने को मजबूर हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने फसल बीमा योजना को बहुत ही पहले के अपेक्षा मजबूत किया है। अब कुदरती आफत से आपकी फसल यदि खराब हो जाती है तो उसके बदले में आपको मुआवजा मिलता है और ये मुआवजा सीधे आपके खाते में आता है। और मैं समझता हूं यह किसी भी किसान के लिए बहुत बड़ी राहत है। यह कोई छोटी राहत नहीं है, यह कोई सामान्य राहत नहीं है। किसानों को आर्थिक दृष्टि से ताकतवान बनाना होगा और ये बनाने के लिए जो जो प्रयोग कुछ करने चाहिए उसमें से कुछ बातें मैं आपके विचारार्थ रखने वाला हूं। अब दुनिया बदल चुकी है। सबसे पहली बात है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ये एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में आया है। आप मेरी बात को गौर से सुनिए ताकि थोड़ा विषय टेक्निकल है, आप समझ पाओगे। मेरे खेत में भी एआई लगा हुआ है। एआई का मतलब होता है एक वेदर स्टेशन है, जमीन में मॉइस्चर कितना है उसका एक यंत्र है, और अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मेरे खेत का पिक्चर निकालती है और मेरे मोबाइल पर भेजती है और मुझे बताती है कि 8 दिन के बाद आपके गन्ने पर कौन सा रोग आने वाला है, अब पानी की कितनी जरूरत है, आपको यहाँ कौन सा खाद का भी उपयोग करना चाहिए, किसकी डिफिशियंसी है, इफिशियंसी कमी है, और ये सब बातें वहां से मार्गदर्शन होती है। अब मैंने हमारे यहाँ 1000 किसानों को हमने चुना है
और हमारे यहाँ बारामती विज्ञान केंद्र का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर हमने विदर्भ में यह प्रयोग संतरा उत्पादक किसानों के लिए तैयार किया है। पहले संतरे की एसओपी तैयार की, गन्ने की एसओपी तैयार की, तुअर की एसओपी तैयार की और उसका जो पूरा प्रोग्राम है वो फिट किया गया। अब उसके आधार पर हमको रिपोर्ट मिलता है। इसके कारण 50% पानी की बचत होती है, खर्चे में भी 40 से 50% बचत होती है और उत्पादन दुगना होता है। तो इस मेले में हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं और हमारे किसान भाई जो हैं वो 1-to-1 स्टॉल पे जाके भी वो जानकारियां अर्जित कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम आए हैं आज रायसेन के कृषि महोत्सव मेले में। यहाँ पर प्रशिक्षण और प्रदर्शनी दोनों लगे हुए हैं और किसान भाई किस तरीके से लाभ अर्जित कर रहे हैं, चलिए जानते हैं कुछ और जानकारियों को। और कृषि के इस महोत्सव में एक बार फिर से हम आ गए हैं और हमारे साथ रायसेन से दीपशिखा मैडम हैं जो कि सहायक संचालक हैं उद्योग से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस मेले में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी रायसेन में राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव लगाया गया है। मैं यहाँ पर एज अ ड्यूटी कर रही हूँ, एक सिविल सर्वेंट, और ये जिला प्रशासन का बहुत ही बढ़िया और सेंट्रल की जो टीम आई है दिल्ली से, उनके पूरे सहयोग से मेला बहुत ही अच्छे तरीके से हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 2 हैंगर्स हैं, हैंगर 1 और 2। हैंगर 1 जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी कृषि से जो फार्मर्स है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हैं, और जो हैंगर 2 है वहाँ पर उससे संबंधित जो भी उत्पाद हैं, जो भी एक फार्मर के द्वारा खेत किसानी में यूज़ की जाती हैं, खाद बीज, तो सभी का वहाँ पर डेमो एज अ डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया है। और जो लास्ट है बाहर का स्लॉट है, वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, तो जो लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। और यहाँ पर काफ़ी कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है। मैम, किसानों की बात हो रही है, किसानों के लिए रोजगार की बात भी हो रही है, तो उद्योग विभाग किस तरीके से सहभागिता कर रहा है इस मेले में? उद्योग विभाग देखिए, जैसे जो भी किसान है उनकी जो प्रोडक्ट है, फिर उनकी जो मार्केटिंग होगी, तो एज अ मार्केटिंग में MSME डिपार्टमेंट उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें MSME जो प्रोत्साहन राशि है उसमें उनको सब्सिडी मिल सकती है, और जो छोटे किसान हैं वो कुछ भी करना चाहें तो उसमें जो योजनाएं चलती हैं उसके तहत अपन उनको लाभ दिला सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से तकनीक की बात हो रही है और नए नए यंत्रों की बात हो रही है। तकनीक में और उद्योग में मिक्स होकर किसानों के लिए क्या कुछ आ रहा है? इसके लिए तो मेजरली देखा जाए तो जो अपना किसान कल्याण विभाग है वो काम करता है, लेकिन एक देखा जाए तो उसका बैकअप उद्योग विभाग भी उसमें काम कर रहा है। जैसे कि तकनीक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पोर्टल की बात हो रही है, सुगमता से आसानी से किसान कैसे पहुँच सके उद्योग के जरिए या फिर पोर्टल के जरिए कैसे आसानी से लाभ उठा सके, कोई ऐसे पोर्टल या कुछ नई चीज़? इसके लिए तो अभी जो स्टॉल्स है उनमें आपको ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। हमारे MSME डिपार्टमेंट में डायरेक्ट किसानों का उतना रोल नहीं है।
और इस मेले में एक और किसान भाई हमारे साथ हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं इस मेले का लाभ और इस मेले में जो प्रदर्शनी है उनको देखकर वो क्या कुछ सीखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य पटेल है, मैं बेगमगंज का हूँ। और ये आदित्य जी मेले के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, आपने इस मेले में आपने देखा और क्या कुछ सीखा इस मेले में? ये एक बहुत हमारे लिए बेनिफिट रहा है किसान भाइयों के लिए कि हमें जो ज़रूरतें हैं, ड्रिप और नई तकनीकें हैं जो सरकार प्रोवाइड करती है और जो योजनाएं जो सरकार के थ्रू अपन को लाभ दे सकती हैं, उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए या फिर हमें जो गाइडेंस असिस्टेंस चाहिए वो हमें एंड टू एंड मिल रहा है यहीं। और साथ ही साथ नई जो तकनीकें, मशीनरी और बीज, खाद, सब जो भी किसान से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमें उनके बारे में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से टाई अप, डिस्ट्रीब्यूटर से भी टाई अप हो रहा है और फील्ड इंस्पेक्शन से लेके सारी जो भी सुविधाएं आप एक किसान को ज़रूरत पड़ती हैं वो आप सब यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। और काफ़ी अच्छे से पूरा सेटअप करवाया है सरकार ने। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। आप किसी भी स्टॉल पे जाएंगे आपको बहुत अच्छे से और तरीके से पूरा सपोर्ट दिया जाता है। और इस मेले में एक और हमारे साथ जो अतिथि हैं वो जुड़ चुके हैं और ये जो है PRO मैम है रायसेन से, अनुभव मैम है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैम मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जिस तरीके से रायसेन में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, रायसेन में इस मेले को जिस तरीके से लगाया गया है, भव्य तरीके से लगाया गया है, किसानों को सीधे रूप से कैसे लाभ मिल रहा है और आपकी भूमिका किस तरीके से इसमें आप निभा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मेला ऑर्गेनाइज किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। इसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस दिए जा रहे हैं और सिर्फ कृषि ही नहीं, कृषि से संबंधित जैसे कि मछली पालन हो गया, हम कुक्कुट पालन की बात कर लें, पशुपालन की बात कर लें, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, इस तरह की चीज़ों पे भी किसानों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे करके सिखाया जा रहा है कि वो कैसे अपनी सीमित जो संसाधन है उनके पास, जैसे कि अब आज के समय में लोगों के पास और ज़मीनें नहीं हैं कृषि के लिए, उतनी ही ज़मीनों पर उनको हमारी प्रयास ये है कि वो उतनी ही ज़मीन में बेहतर उत्पादन कर पाएँ, उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। तो यहाँ जिस तरीके से जो सेशंस चल रहे हैं, सेमिनार सेशंस चल रहे हैं, उसमें विषय विशेषज्ञ आकर के उनको समझा रहे हैं कि वो कैसे इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। और रही बात हमारे रोल की, तो हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे ज़िले और प्रदेश के साथ साथ प्रदेश के बाहर से भी जो मीडिया आई हुई है उनसे समन्वय करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले की जानकारी उपलब्ध करा सकें ताकि वो आम जनों तक इसकी जानकारी पहुंचा पाएं। तो इस कार्यक्रम में हमने जाना कैसे किसान भाई जो हैं इस मेले में आकर लाभ अर्जित कर रहे हैं और नई नई तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां बात हो AI टेक्नोलॉजी की या फिर ड्रोन की या फिर नए उपकरण जिनसे सुगमता से, आसानी से किसान भाई जो हैं वो अपनी खेती कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखने को यहाँ पर मिली कि डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे लगाया गया जो कि लाइव रहा और लगभग 5 एकड़ में सीधा जो है किसान भाइयों के लिए एक पूरा प्रशिक्षण के तौर पे बनाया गया है। यहाँ पर फसल बोई गई है और ऐसे में किसान भाइयों को सीधा देखने को मिलेगा। साथ साथ पशुपालन क्षेत्र में यहाँ पर कुछ प्रजातियों की गाय और नंदी भी देखने को मिले हैं और मत्स्य पालन या फिर अन्य तरीकों से अगर किसान भाइयों को सीखने को मिला, देखने को मिला, वो बहुत सराहनीय रहा है। किसान भाइयों को सीधे रूप से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर उन्हें सीड्स की बात करें या फिर नए नए उपकरणों की, साथ साथ में आपके उर्वरकों की बात करें, जैव उर्वरकों की बात करें, तो वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अच्छी गुणवत्ता के बीज अगर बोएंगे तो निश्चित रूप से लाभ जो है वो उनको मिलने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस कार्यक्रम में हमने अब जानी हैं और फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, यानी खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। देश की खाद्य सुरक्षा तय करने पर जोर, ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई में हल्की बढ़त, मानसूनी बारिश में 6% कमी के आसार, मध्य प्रदेश बना कृषि विकास का अग्रणी राज्य और उपार्जन केंद्रों पर किसानों को मिले सुगम व्यवस्था। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत को न केवल अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करना चाहिए बल्कि दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं में भी योगदान देना चाहिए। श्री चौहान ने जयपुर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 अहम मोर्चे पर जोर दिया। पहला,
पैदावार बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत कम करना और तीसरा किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाना। कृषि विविधीकरण और नई वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखा जा सके। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान, बेमौसम बारिश की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री चौहान ने कहा कि छोटे खेतों को भी लाभदायक बनाने के लिए एकीकृत कृषि मॉडल और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों को अपनाना होगा। रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की घटती उर्वरता पर चिंता जताते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई अब सुधरने लगी है। पिछले महीने तक इन फसलों की बुआई में कमी दर्ज की जा रही थी। इस महीने इनके रकबा में वृद्धि देखने को मिल रही है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई 59 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है। यह पिछले साल इसी अवधि के 58 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 0.83% अधिक है। कुल मिलाकर बुआई में हल्की बढ़त दिख रही है, लेकिन फसलों के भीतर रुझान अलग अलग हैं। जैसे धान का रकबा घटा है, जबकि दालें, मोटे अनाज और तिलहनों के रकबा में इजाफा हुआ है। ग्रीष्मकालीन फसलों की कुल बुआई अभी भी सामान्य क्षेत्रफल से पीछे है। इन फसलों का सामान्य रकबा 76 लाख हेक्टेयर है। पिछले वर्ष का अंतिम ग्रीष्मकालीन क्षेत्र 84 लाख हेक्टेयर था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक धान का रकबा 31 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल इसी समय 33 लाख हेक्टेयर था। इस साल ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों में बुआई में तेज बढ़त दर्ज की गई है। दलहन का रकबा 9 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 7 लाख हेक्टेयर था। इस तरह दलहन फसलों का रकबा करीब 25% बढ़ गया है। मानसून सत्र 2026 में मानसूनी बारिश सामान्य से 6% कम होने का अनुमान है। निजी क्षेत्र की मौसम एजेंसी स्काई मेट ने पहले आधिकारिक अनुमान में कहा कि अल नीनो के प्रतिकूल असर के कारण जून से सितंबर के दौरान देश में कुल मिलाकर बारिश दीर्घावधि औसत के 94% के बराबर होगी। मौसम एजेंसी ने जारी रिपोर्ट में कहा कि देश में 4 महीनों के दौरान 2026 में मानसूनी बारिश औसतन 817 मिलीमीटर रहने का अनुमान है, जिसमें 5% घटबढ़ हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस साल देश में सूखे की संभावना 30% की है और सामान्य से कम बारिश होने की संभावना 40% है। भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा 2026 के लिए पहला आधिकारिक अनुमान इस महीने के आखिर में आने की संभावना है। स्काई मेट ने कहा है कि मानसून के 4 महीनों के दौरान जून में बारिश दीर्घावधि औसत के 101% के बराबर होने का अनुमान है। इस महीने में सामान्य बारिश की संभावना 40% और सामान्य से कम बारिश होने की संभावना भी 40% है। जून में बारिश का दीर्घावधि औसत 165.3 मिलीमीटर है। जुलाई में मानसूनी बारिश कुल मिलाकर सामान्य से कम रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों को सह अस्तित्व की दृष्टि से बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम के साथ पूरे वर्ष प्रदेश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा है। कृषि के माध्यम से हमें प्रकृति के साथ जीने का अवसर मिलता है। देश में कभी अनाज का संकट आया था, लेकिन आज हमारे कृषि वैज्ञानिक नई नई किस्में विकसित कर अनाज उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में किसानों को हम केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और बेहतर मार्केट लिंकेजेस से भी सशक्त बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर उन्नत बीज प्रसंस्करण, औषधि पौध प्रजाति, खाद्य प्रसंस्करण एवं उन्नत कृषि फसलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में 23 करोड़ 21 लाख की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण कर विकास की सौगातें दी। इनमें प्रमुख रूप से 13 करोड़ रुपए की लागत से बने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन, 1.11 करोड़ रुपए लागत के बोहानी गन्ना अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक भवन, 1 करोड़ रुपए लागत के बालाघाट जिले के कृषि महाविद्यालय वारासिवनी के कौशल विकास केंद्र के साथ ही जबलपुर में 1.26 करोड़ रुपए से बने स्वचालित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं खरीदी आरंभ हो गई है। उन्होंने सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सहज सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स और एसडीएम को दिए हैं। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल और छायादार स्थान की व्यवस्था की जा रही है। गेहूं उपार्जन जैसी महत्वपूर्ण और व्यापक गतिविधि में सामाजिक और सेवाभावी संस्थाएं भी सहयोग करें। प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। डॉक्टर यादव ने यह विचार किसान और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल संवाद के दौरान व्यक्त किए। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। गेहूं की प्रति क्विंटल कीमत को वर्तमान स्तर तक लाना बड़ी चुनौती थी। हम इसे 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाना हमारी प्रतिबद्धता है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए नरवाई प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में धारा 163 के तहत नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत 2500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पराली प्रबंधन यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को विभिन्न माध्यमों से पराली न जलाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। श्री कंषाना ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगभग 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का है। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने पर 90% तक की सब्सिडी मिल रही है। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के बाद अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारियां जानने को मिली होंगी और मेले में आयोजित जितने भी स्टॉल हैं, जितने भी जो कृषि यंत्र या उपकरण जो लगे हुए हैं, उनसे आपको सीख मिली होगी। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ, तकनीकों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।